बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस दैट इज हैज़ अ लिमिट विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ एक्स। अगर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो स्पेस में कन्वर्ज करे, यानी जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे वो उसी स्पेस एक्स का एलिमेंट हो, तो तब हम कहेंगे कि ये जो स्पेस है ये हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। या सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि a space x, d is said to be complete if every Cauchy sequence in x converges to a point of x। तो उस केस में जो स्पेस होगी वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट इन सेंस के स्पेस में आपके पास कोई होल ना हो, स्पेस के अंदर कोई होल ना हो। उसको हम एक एग्जांपल्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब स्पेस कब कंप्लीट होगी। अ सब स्पेस y ऑफ अ मैट्रिक स्पेस is said to be complete if y is complete in its own right as a metric space। y जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है, सब स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है। अगर y जो है वो itself एज अ मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो तो y जो है वो x की एक कंप्लीट सब स्पेस है। अब हमने कहा कि जो कंप्लीट स्पेस है उसके अंदर किसी किस्म का कोई होल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम Q की बात करें रियल लाइन पर, अगर मैं यहाँ पर एक रैशनल नंबर पिक करूँगा तो उसके साथ एक इर्रेशनल भी मौजूद है, फिर एक रैशनल, यानी रैशनल और दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक इर्रेशनल है, एक गैप है हमारे पास Q में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q जो है वो कंप्लीट नहीं है, Q जो है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी 0,1 की, हमें एक कॉची सीक्वेंस मिला 1/n जो 0 को कन्वर्ज करता था, लेकिन 0 जो है वो इस स्पेस में नहीं था। तो ये जो स्पेस x है वो हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है, और x जो है वो हमारे पास R की एक सब स्पेस थी। x जो है वो R की एक सब स्पेस थी। अब ये जो x है ये एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंसीडर करूं, डिफरेंस a को निकाल दूं और एक सीक्वेंस कंसीडर करूं xn इज इक्वल टू a प्लस 1/n। अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा a को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये सीक्वेंस जो है ये कॉची सीक्वेंस भी है, ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस भी है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस कंप्लीट नहीं है। अब इस स्पेस में एक गैप है, यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट a था उसे हमने निकाल दिया था R में से। अभी हमने बात की कि Q जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर मैं एक सीक्वेंस कंसीडर करूं 3, उसकी नेक्स्ट टर्म है 3.1, नेक्स्ट टर्म है 3.14, यानी एक ऐसा सीक्वेंस है जो हम चाहते हैं कि वो पाई को कन्वर्ज करे, और पाई की अगर हम वैल्यू लिखें 3.14159264। तो पहली टर्म 3 थी, दूसरी टर्म 3.1 है, तीसरी टर्म 3.14 है। अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है पाई को, लेकिन पाई जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का एक एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस नहीं है। सिमिलरली हम जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स उसको भी प्रूव कर सकते हैं कि वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी हमारे पास गैप है। अगर हम ई की बात करें, ई का एक सीक्वेंस बना लें, उस सीक्वेंस को भी, यानी ई के जो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसकी मदद से अगर ई जो है वो बराबर है 2.718281 एंड सो ऑन,
तो एक सीक्वेंस ने पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 2.7, फिर 2.71, तो यह सीक्वेंस ई को कन्वर्ज करेगा। रैशनल सीक्वेंस था लेकिन ये क्यू का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं है। अभी हमने बात की थी एक्स जो एक सब स्पेस कंसीडर की। अब हम एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि सब स्पेस जो है वो कब कंप्लीट होगी। थ्योरम है कि सब स्पेस Y of a complete metric space is complete if and only if Y is closed in X। क्या ये स्पेस क्लोज है? हमारे पास सेट क्लोज तब होगा अगर वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। 0 इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन 0 x में नहीं है, 1 लिमिट पॉइंट है 1 x में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो फिर ये कंप्लीट स्पेस भी नहीं हो सकती। अगर मैं ये स्पेस कंसीडर करूँ 0 1, ये भी क्लोज नहीं है क्योंकि 1 इसका लिमिट पॉइंट था लेकिन 1 इस स्पेस का एलिमेंट नहीं है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की कोई भी सब स्पेस कंप्लीट तब होगी अगर वो क्लोज हो। Y of a complete matrix space is complete if and only if Y is closed। मतलब कि अगर Y कंप्लीट है तो फिर Y क्लोज है, और कन्वर्सली अगर Y क्लोज है तो फिर जो Y है वो कंप्लीट है। सपोज डैट कि Y कंप्लीट सब स्पेस है X की, हमने प्रूव ये करना है कि फिर Y क्लोज्ड सब स्पेस है। वी प्रूव डैट Y इज़ अ क्लोज्ड सब स्पेस या क्लोज्ड सेट इन X। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये प्रूव करेंगे कि Y जो है वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। Y जो है वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। लेट Y जो है वो Y का एक लिमिट पॉइंट है। अगर Y इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो फिर हमें, अगर हम Y को सेंटर बनाकर कोई ओपन बॉल प्लॉट करेंगे तो उसका सेट Y के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। देन एवरी ओपन बॉल सेंटर एट Y रेडियस 1/n। इस ओपन बॉल का मैं इंटरसेक्शन लूँ क्योंकि हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन है तो वो एप्सिलॉन हमने 1/n चूज़ किया है। इंटरसेक्शन Y जो है वो नॉन एम्प्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास Y है, अगर मैं n की जगह 1 रखूँगा तो ये हमारे पास डिस्टेंस 1 हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा तो ये डिस्टेंस 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह हमारे पास जो है वो ओपन बॉल्स आती जाएंगी। लेट yn जो है, अब हमने कहा है कि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है तो इस इंटरसेक्शन में सेट y का कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। उस एलिमेंट का हमने नाम रख दिया है कि वो yn है, जो कि इस इंटरसेक्शन में है फॉर ऑल n इज़ इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास y 1 होगा, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास y 2 होगा, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए y 3 होगा, एंड सो ऑन। yn जो है वो इस इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है फॉर ऑल n। अगर yn इस इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि yn जो है वो इस ओपन बॉल का भी एक एलिमेंट है। सॉरी, इसका रेडियस सेंटर y है, रेडियस 1/n। yn जो है वो इस ओपन बॉल का भी एक एलिमेंट है। अगर इस ओपन बॉल का एलिमेंट है तो yn का मैं y से डिस्टेंस निकालूं तो वो लेस देन 1/n है, और ये कन्वर्ज करेगा 0 को, अप्रोच करेगा 0 को डिस्टेंस एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि yn और y का जो डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है yn कन्वर्जेस टू y। yn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है सेट y में। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है, सॉरी ये y में नहीं है, x में है, सीक्वेंस इन x। बीइंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस द सीक्वेंस yn इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन x। अब y जो है वो x का सबसेट है। अगर ये सीक्वेंस x में कॉशी है तो फिर ये y में भी कॉशी सीक्वेंस है।
और ये सीक्वेंस जो है वो y को कन्वर्ज करता है, और जो सेट y है वो कंप्लीट है, yn कन्वर्जेस टू एलिमेंट y, और जो स्पेस y है वो कंप्लीट है। और हमें पता है कि स्पेस कंप्लीट तब होती है अगर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज करे। अब yn इस एलिमेंट को कन्वर्ज करता है, ये सीक्वेंस कॉची भी है और स्पेस जो है वो कंप्लीट भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है वो y का ही एक एलिमेंट है। अब ये y आर्बिट्रेरी था, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट y अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर ये तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो फिर y जो है वो क्लोज्ड सेट है। कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे कि ये क्लोज है, अगर क्लोज है तो फिर ये कंप्लीट भी है। उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि काशी सीक्वेंस लें, वो y को कन्वर्ज करता है और जो y है वो स्पेस y का ही एलिमेंट है। सपोज डैट के ये जो सेट है y वो क्लोज है, और लेट कर लें कि ये कॉची सीक्वेंस है y में। अगर ये y में कॉची सीक्वेंस है तो फिर ये x में भी कॉची सीक्वेंस है। x कंप्लीट है तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस x के पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। xn कन्वर्जेस टू x, इन x हमने प्रूव ये करना है कि ये x y का एलिमेंट है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो सीक्वेंस जो है उसके कुछ टर्म्स के बाद वो कांस्टेंट हो जाए, या उसके पास इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हों। तो केस 1 है कि कुछ टर्म्स के बाद जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया, मतलब x1 x2 xn, उसके बाद जो टर्म्स हैं वो रिपीट होने लग गई। अब ये सीक्वेंस कहाँ था? ये सीक्वेंस हमने y में से कंसीडर किया था। इफ़ xn हैज़ फाइनाइटली मैनी टर्म्स, यानी कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, उसके बाद टर्म्स रिपीट हो रही हैं, देन x इज़ वन ऑफ द टर्म विच इज़ इनफाइनाइटली रिपीटेड। अब एक नंबर n के बाद बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो सेम ही हैं, तो उस टर्म को हमने कह दिया x, क्योंकि xn x को कन्वर्ज करता था। देन x इज़ वन ऑफ द टर्म विच इज़ इनफाइनाइटली रिपीटेड एंड सो इज़ एन एलिमेंट ऑफ y। वो इसलिए क्योंकि सीक्वेंस जो है वो y से हमने कंसीडर किया है। x1 y में था, x2 y में था, 2-4 टर्म्स के बाद 10 टर्म्स के बाद वो सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। तो इसलिए ये जो x है वो y का ही एक एलिमेंट है। ये जो x है वो y का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि फॉर ऑल n वो जो xn है वो y में से हमने कंसीडर किया है। सेकंड केस ये है कि सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। इफ़ xn हैज़ इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स देन x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस और इमेज सेट। अगर x सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स है तो फिर जो x है वो इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है। इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अब ये जो सेट है ये y का ही एक सबसेट है, क्योंकि सीक्वेंस हमने y में से कंसीडर किया है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ y, और इस सबसेट का लिमिट पॉइंट x है। अगर x इस सबसेट का लिमिट पॉइंट है और ये सेट y का सबसेट है तो फिर x जो है वो y का भी लिमिट पॉइंट है। सो x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। x जो है वो x लिमिट पॉइंट है a का और a सबसेट है y का, तो इसका मतलब ये है कि x y का भी लिमिट पॉइंट है। x y का लिमिट पॉइंट है, y क्लोज है, और हमें पता है कि सेट जब क्लोज होता है तो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, तो फिर ये x को भी कंटेन करेगा, x बिलोंग्स टू y, हैंस y इज़ क्लोज्ड। तो स्पेस सब स्पेस कंप्लीट तब होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो क्लोज हो। फॉर एग्जांपल ये सब स्पेस R में क्लोज है। अगर ये सब स्पेस R में क्लोज है तो ये कंप्लीट है। Q जो है वो R में ना तो ओपन था ना ही क्लोज था, और यही वजह है कि जो Q है वो कंप्लीट भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। नेस्टेड का मतलब ये है कि एक सेट के अंदर एक और सेट है, उसके अंदर एक और सेट है। फॉर एग्जांपल एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये A1 था, इसके अंदर ही एक और सेट है जो कि A2 है, उसके अंदर एक और सेट है जो A3 है,
उसके अंदर एक और सेट है जो A4 है, और इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा। यानी एक सेट के अंदर एक सेट है, उसके अंदर फिर एक और सेट है, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। A1 बड़ा सेट था, A2 छोटा सेट है, A3 उससे भी छोटा है, A4 उससे भी छोटा है। लेट A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इन अ मैट्रिक स्पेस, ये स्पेस X के सबसेट हैं। आगे हम कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम देखेंगे, वहाँ हम क्लोज्ड सेट्स लेंगे। अब ये A1 A2 ये कोई से भी X के सबसेट्स हैं सच डैट कि AN जो है वह सुपर सेट है AN+1 का, मतलब कि A1 सुपर सेट है A2 का, A2 सुपर सेट है A3 का, A3 सुपर सेट है A4 का, A1 सुपर सेट है A2 का, A2 सुपर सेट है A3 का, A3 सुपर सेट है A4 का, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरी कंडीशन क्या है कि AN का जो डायामीटर है वो 0 को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और हमें पता है कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो तब उसका डायामीटर 0 होता है। तो AN का जो डायामीटर है वो 0 को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी जब n जो है वो बहुत बड़ा नंबर होगा तो जो AN है वो एक बहुत छोटा सेट होगा, बहुत ही छोटा सेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो एक सिंगलटन सेट है, यानी एक ऐसा पॉइंट है x जो तमाम सेट्स में है। x A1 में भी है, x A2 में भी है, x A3 में भी है, तो ऑब्वियसली वो x यहाँ कहीं होगा, इस जगह पर, क्योंकि जो सबसे छोटा सेट होगा वहाँ कहीं वो x मौजूद है, और वो जो सबसे छोटा सेट है वो अपने से बड़े तमाम सेट्स का सबसेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो सिंगलटन पॉइंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि जो डायामीटर है AN का वो 0 को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन द सीक्वेंस AN इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। और इस नेस्टेड सीक्वेंस को हम आगे जाकर यूज़ करेंगे किसी भी स्पेस की कंप्लीटनेस को प्रूव करने के लिए, और वहाँ पर हम क्लोज्ड सेट्स को कंसीडर करेंगे।